हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2014 सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर आउट ऑफ द डार्क के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है कोलंबिया के एक छोटे से गांव सेंटा क्लारा से। साल है 1992। हम एक आदमी को देखते हैं जो हड़बड़ी में कहीं जाने की तैयारी में थे, लेकिन जाने से पहले वो कुछ फाइल्स को जलाने लगते हैं। किसी बच्चे के मेडिकल फाइल्स लग रहे थे। तभी फोन की घंटी बजने लगती है और साथ ही साथ डोरबेल भी। ये आदमी किसी तरह दो फाइल्स को जला के बाकियों को डंप वेटर में फेंक के भागते हैं दरवाजा खोलने, लेकिन दरवाजे पर तो कोई नहीं था। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहा था। ऐसे में इस आदमी को अपने घर के बालकनी में एक छोटा सा बच्चा दिखता है। वो फिर से भागते हैं घर के अंदर। इस बार घर की हालत बहुत खराब थी, एज इफ किसी ने तोड़फोड़ किया था। सारे चीजें जमीन पर बिखरे पड़े थे। अचानक इस आदमी को अंधेरे में कुछ दिखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगते हैं किसी से, लेकिन उसे माफी नहीं मिलती। उल्टा कोई उसे धक्का मारकर बालकनी से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसी समय बिजली चमक उठती है और हमें बालकनी में कुछ बहुत ही क्रीपी लुकिंग छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, जिनके चेहरे पर बैंडेजेस लगे थे। शायद इन्हें ही देखकर ये आदमी इतना डर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे धक्का क्यों मारा। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 2012 में। 20 साल बाद मिलते हैं सैरा, उसके पति पॉल और उनकी छोटी सी बच्ची हैना से। वो लोग यूके से कोलंबिया आ रहे हैं। यहाँ पर सैरा के पिता जॉर्डन के एक पेपर फैक्ट्री है, जिसे आगे से सैरा लीड करने वाली है। जॉर्डन उन्हें रिसीव करने जाते हैं, साथ में थोड़ा बहुत शहर भी दिखाते हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। लेकिन सैरा को हैरानी होती है छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखकर। यूके में तो चाइल्ड लेबर इलीगल है। जॉर्डन के बातों से क्लियरली पता चल रहा था कि वो अपने अचीवमेंट्स को लेकर काफी प्राउड है। कहते हैं वो जब सालों पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था, सभी लोग मछुआरे थे। जॉर्डन ने इस जगह को सिविलाइज किया, लोगों को काम दिया। अभी मैक्सिमम लोग उनके फैक्ट्री में काम करते हैं। जॉर्डन उनके रहने का इंतजाम करता है एक बहुत ही खूबसूरत घर में। ये फैक्ट्री से एसोसिएटेड है, मगर पिछले कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। सैरा और पॉल दोनों को ही ये घर बहुत पसंद आता है। हैना भी खुश थी, तो होपफुली उन्हें यहाँ पर सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अपने कमरे के डंप वेटर से हैना को थोड़ा सा डर लग रहा था। नेक्स्ट डे जॉर्डन उन्हें सेंट्रल मार्केट दिखाने ले जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चों को फेस पर बैंडेजेस लगाते हुए देखकर हैना को इंटरेस्टिंग लगता है। वो अपने नानू से पूछती भी है इनके बारे में। जॉर्डन कहते हैं अभी यहाँ पर सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है, ये बैंडेजेस एक तरह की कॉस्ट्यूम है। जब सभी खरीदारी करने में बिजी थे तो एक छोटी सी लड़की हैना का फेवरेट टॉय सिल्वर को लेकर गायब हो जाती है। हैना पीछा करती है उसका, मगर ढूंढ नहीं पाती। पूरा दिन बेचारी उदास रहती है, खाना भी नहीं खाती। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा पहली बार फैक्ट्री विजिट करने जाती है। जॉर्डन उसे रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में समझाने लगते हैं, कैसे यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस होता है और कैसे उन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट को देखते हुए कुछ सिस्टम को अपडेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर कोई क्लोरीन प्लांट नहीं है। पहले एक था, मगर वहाँ से मर्क्यूरी लीकेज का डर लगा रहता था, इसीलिए बंद कर दिया गया। उधर घर में हम देखते हैं हैना को। वो बिल्कुल ठीक ठाक मूड में है, बाकी टॉयज के साथ खेल रही है और पॉल कुछ ही दूरी पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद उसने हैना के कुछ फोटोज क्लिक किए थे, जिसमें एक फोटो की तरफ उनकी नजर पड़ती है। पॉल जब गौर से देखता है तो उसे हैना के बैकग्राउंड में जंगल के अंदर किसी के आंखें दिखती है, 2-3 बच्चों की, जिनके चेहरे पर बैंडेजेस लगे थे। उधर एट द सेम टाइम हैना को जंगल में से किसी की आहट सुनाई देती है। वो फॉलो करती है उस आवाज को और कुछ दूर जाने पर उसे अपना टॉय सिल्वर दिख जाता है, लेकिन वो उठा नहीं पाती क्योंकि उससे पहले ही पॉल वहां आ जाते हैं और उनके आने के साथ साथ सिल्वर गायब हो जाता है। उस रात सेलिब्रेशन की रात थी, द सेलिब्रेशन ऑफ सेंट्स चिल्ड्रन। जॉर्डन ने अपने ऑफिस में पार्टी अरेंज किया था, जहां वो सैरा को बोर्ड मेंबर से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हैना के देखभाल के लिए उन्होंने एक नैनी को भी अपॉइंट किया है, कैटलीना। जब वो पार्टी में होंगे तो कैटलीना ही उसका टेक केयर कर सकती है। बातों बातों में पॉल उसे सेलिब्रेशन के बारे में पूछता है, तो कैटलीना कहती है ये असल में कोई सेलिब्रेशन है ही नहीं, बल्कि इस शहर के दर्दनाक इतिहास को याद रखने का एक जरिया है। करीब 500 साल पहले जब सेंटा क्लारा एक गरीब गांव हुआ करता था, तब एक दिन कुछ लोग आए यहाँ पर। उन्हें कैपिटलिस्ट कह लो या फिर पायरेट्स। उन्हें पैसा चाहिए था जो इन गरीब लोगों के पास नहीं था। तो इन लोगों ने गांव के सभी बच्चों को किडनैप कर लिया और इनके बदले में इनके इक्वल वेट का सिल्वर पे करने को कहा।
सेंटा क्लारा के लोगों ने आसपास के सारे गांव से मदद मांगी। किसी तरह सिल्वर का जुगाड़ करके उन्होंने रैंसम पे भी किया, मगर इन कैपिटलिस्ट ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने सिल्वर तो ले लिया मगर बदले में बच्चों को नहीं छोड़ा। सभी को एक मंदिर में भर के आग लगा दिया। कुछ बच्चे तभी मर गए और कुछ बाद में। उनके घाव को कवर करने के लिए ही ऐसे बैंडेज यूज किया जाता था। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं उन बच्चों के स्पिरिट्स अभी भी तड़प रहे हैं, इसीलिए उन्हें शांत रखने के लिए ही हर साल इस ओकेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। पार्टी में सैरा और पॉल के साथ कई इंपॉर्टेंट लोगों की मुलाकात होती है, जिसमें एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर कॉन्ट्रेरस। वो इस फैक्ट्री का डॉक्टर है। उससे पहले उसके पिता भी इसी पोस्ट में थे। पता चलता है उसे भी इस जगह के डार्क लेजेंड के बारे में पता है। यहाँ पर बच्चे सेफ नहीं, इसी सोच की वजह से तो उसके पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। जस्ट लाइक सैरा, उसकी भी परवरिश यूके के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। पॉल इन बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। हर जगह के कुछ लोकल बिलीफ से रहते हैं, यहाँ भी है। लेकिन उसी रात उधर उनके घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती है। हैना ड्राइंग कर रही थी, लेकिन कोई उसका पेंसिल खींच लेता है और उसके ड्राइंग से एक बहुत ही शाइनी लिक्विड जैसा कुछ निकलने लगता है। जब कैटलीना उसे सुला देती है तो हमें ऐसा फील होता है कि कोई और भी है उसके कमरे में जो हैना पर नजर रख रहा है। जैसे ही कैटलीना निकल जाती है, अचानक डम्ब वेटर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर हैना को दिखता है सिल्वर। हैना तो बहुत खुश हो जाती है और सिल्वर को लेने डम्ब वेटर के अंदर घुस जाती है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। हैना बहुत चिल्लाती है मगर उसकी आवाज बाहर पहुंच नहीं रही थी। अचानक अंधेरे में से एक हाथ निकल आता है हैना की तरफ। ये उसी बच्ची का हाथ था जिसके शरीर से एक बूंद शाइनी लिक्विड हैना के शरीर में घुस जाता है। डर के मारे हैना की हालत तो खराब हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एट द सेम टाइम कैटलीना को पॉल के पिक्चर्स दिखते हैं। उनमें बैंडेज वाले फेस भी थे। कैटलीना बस उन पिक्चर्स को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसे एक रेड बॉल दिखता है, साथ में कुछ साया भी, एज इफ कोई इस बॉल के साथ खेल रहा था और फिर इसे टेबल के ऊपर रखकर गायब भी हो गया। कैटलीना बहुत ज्यादा डर गई थी। फॉर्चुनेटली तभी पॉल और सैरा वापस आ जाते हैं और जब वो हैना को देखने जाती है तब सभी को पता चलता है कि वो गायब है। सभी मिलकर हर जगह हैना को ढूंढते हैं मगर हैना कहीं नहीं मिलती। फाइनली पॉल को उसकी आवाज सुनाई देती है और डम्ब वेटर के अंदर से उन्हें बेहोश हैना मिलती है। उस बच्ची को बुखार था, साथ में उसके पूरे शरीर पे अजीब से रैशेस भी थे। उसी वक्त उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया है कि एक ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आने में 1 महीना लग जाता है। तो जॉर्डन फैक्ट्री डॉक्टर कॉन्ट्रेरस को बुलाते हैं। अभी से वही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हैना को घर वापस लाया जाता है। कैटलीना बहुत सॉरी फील कर रही थी मगर वो पॉल को वार्न करने की कोशिश भी करती है। इस घर में कुछ तो अजीब है, यहाँ पर भूत है। उस वक्त तो कोई इसके बातों पर यकीन नहीं करते। उसे नौकरी से निकाल भी दिया जाता है मगर पॉल उसके बातों को दिमाग से निकाल नहीं पाता। उसे जो बैंडेज वाला चेहरा दिखा था उसके साथ लोकल लेजेंड की सिमिलैरिटी तो है, तो कहीं ये सच तो नहीं? कहीं उन्हीं बच्चों की अतृप्त आत्मा हैना को परेशान तो नहीं कर रही? उस रात सैरा को भी एक बहुत ही डरावना सपना आता है। अपने बच्चे के कमरे में उसे बहुत सारे क्रीपी लुकिंग छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जिनके फेस पर बैंडेजेस थे। सिर्फ सपने में ही नहीं, हकीकत में भी बहुत कुछ हो रहा था। पॉल को घर के आसपास किसी के खुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी और सैरा को हैना के कमरे में छोटे छोटे बच्चों का साया नजर आता है। इस बार सच में दोनों ही बहुत ज्यादा टेंस्ड थे अपने बच्चे को लेकर। पॉल तो हमेशा उसके साथ रहने लगा था। नेक्स्ट रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त सैरा को कुछ पुराने फाइल्स मिसिंग लगते हैं। वो अपने पिता से पूछती भी है मगर वो कुछ सही से बता नहीं पाते। घर आने पर उसे पता चलता है हैना की तबीयत बदतर हो रही है। उसके रैशेस स्प्रेड हो रहे हैं। कॉन्ट्रेरस ने जो दवाई दी है वो किसी काम का नहीं। पॉल और सैरा डिसाइड करते हैं वो लोग कल सुबह ही यूके वापस जाएंगे। हैना को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है मगर उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके लिए नाइटमेयर था। तूफान की वजह से घर में बिजली नहीं थी। अंधेरे में घर में सैरा को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होती है। किसी की सांसों की आहट सुनाई देती है उसे और कोई उसके कैंडल को बुझा देता है। साथ में उसे घर के ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा दिखता है। ध्यान से देखने पर वो डरावना चेहरा सैरा के बिल्कुल सामने आ जाता है। उधर पॉल गया था हैना के पास। उसे ऊपर के फ्लोर से कई सारे छोटे बच्चों की फुटस्टेप्स सुनाई देने लगते हैं और जब वो चादर हटाता है तो वहाँ हैना नहीं थी। एक क्रीपी लुकिंग बच्ची थी। पॉल उससे पूछता है अपने बच्चे के बारे में तो ये बच्ची अपना हाथ काट के सिर्फ एक ही वर्ड दोहराने लगती है, ओकोमाने हिया,
और हम देखते हैं उसके घाव से खून की जगह शाइनी लिक्विड निकल रहा है। दूसरी तरफ तब तक सैरा को हैना दिख चुकी थी। उसे कई सारे क्रीपी बच्चे मिलकर कहीं ले जा रहे थे। सैरा उनका पीछा करती है मगर वो जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। सैरा के आवाज से पॉल भी वहां पहुंच चुका था और वो पुलिस को कांटेक्ट करता है। पुलिस अपना काम तो कर रही थी मगर उनके एफर्ट प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे थे। जॉर्डन भी शहर में नहीं था तो सैरा और पॉल अपने तरीके से कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉल जाता है कैटालीना के पास। उसने ही पहली बार उन्हें वार्न किया था। पॉल जब उसे ओकुमानिहिया के बारे में पूछता है तो कैटालीना उसे एक चर्च में ले जाती है। यह चर्च उसी जगह पर बनी है जहां 500 साल पहले उन बच्चों को जलाया गया था। यहीं पर उनके स्टैचूज भी है। पॉल को इन स्टैचूज के बीच एक बच्चा दिखता है। वो पॉल को देखते ही भागने लगता है और पॉल उसका पीछा करते करते एक घर तक जा पहुंचता है। कैटालीना भी उसके साथ जाती है। जब वो इस घर के ओनर से बात करती है तो पता चलता है यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं रहता। पॉल जिस बच्चे के बारे में बोल रहा है वो इनका ही बेटा था, डैनियल। 20 साल पहले एक दिन अचानक गायब हो गया था वो। सिर्फ वो ही नहीं, उसके कई सारे दोस्त भी। असल में उस समय गांव के कई सारे बच्चे एक साथ बीमार हो पड़े थे। बुखार था उन्हें और साथ में रैशेस भी। एक दिन वो सभी खेलने गए और कभी नहीं लौटे। लोगों का मानना है उनके बच्चों पर इस शहर का कर्ज लगा था मगर डैनियल की मां नहीं मानती। उन्हें लगता है यहाँ पर जो नदी है उसके पानी में कुछ था। उनके बच्चों को किसी तरह की इन्फेक्शन हो रही थी। किसी ने उनकी मदद नहीं की। बहुत मुश्किल था उस वक्त अपने आप को संभालना। पेपर मिल भी बंद हो चुका था तो कई सारे लोगों की नौकरी भी चली गई। इस पॉइंट पर पॉल को कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही एक ही पेपर मिल था, दी हैरिमन पेपर मिल। मगर ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे उनकी फैक्ट्री तो दूसरी तरफ है। तब पॉल को पता चलता है पहले नदी के उस पार एक फैक्ट्री हुआ करता था। उनके बच्चों के गायब हो जाने के समय ही उसे बंद कर दिया गया। पॉल को शक होता है और वो उस ओल्ड फैक्ट्री में जाने के लिए निकल पड़ता है। उसका मन कह रहा है उनकी बेटी वहीं होगी। उधर घर में सैरा को हैना की कुछ पेंटिंग्स मिलती है जिसमें हैना ने डंप वेटर की तस्वीर बनाई थी, साथ में एक लड़की भी। ये पिक्चर बहुत ही क्रीपी था। हैना ऐसी पेंटिंग क्यों बनाएगी? तो सैरा डंप वेटर के अंदर जाती है। अंधेरे में उसे कुछ पुराने फाइल्स मिलते हैं और एक बच्चा भी। वो जल्दी से ऊपर आ जाती है और भागती है ऑफिस। इन फाइल्स में कुछ बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट्स थे जिनके सिम्टम्स बिल्कुल हैना जैसी थी और इनमें साफ साफ लिखा था ये सब मर्क्यूरी पॉइजनिंग के वजह से हो रहा है। इन रिपोर्ट्स में कॉन्ट्रेरस का साइन था तो सैरा उनसे पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है ये सिग्नेचर उसके नहीं है बल्कि कॉन्ट्रेरस के पिता के हैं। 20 साल पहले वो कंपनी का डॉक्टर हुआ करते थे। यहाँ पर हमें समझ आता है कि स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को देखा था वो यही डॉक्टर थे। वो इन्हीं फाइल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और इन्हीं बच्चों ने उसे मार डाला। सैरा घर लौटती है। जॉर्डन भी तब तक लौट चुके थे। सैरा उन्हें फाइल्स को दिखाती है और तब उसे पता चलता है अपने पिता के करतूतों के बारे में। 20 साल पहले उनके ओल्ड फैक्ट्री में मर्क्यूरी लीकेज हुआ था जिसका असर फैक्ट्री में काम करने वाले 9 बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ा था। जॉर्डन को सब पता था। उन्होंने डॉक्टर से कहकर उनकी ट्रीटमेंट भी करवाई लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। जॉर्डन डर गए। अगर सबको पता चल गया तो उनका बिजनेस चौपट हो सकता था। तो उन्होंने उन बच्चों को किडनैप करके मार डाला और उनके लाश को छुपा दिया। उनके फैमिलीज को कभी कुछ पता ही नहीं चला। सैरा को सारा मामला समझ आ चुका था। ये बच्चे रिवेंज चाहते हैं या फिर जस्टिस, इसीलिए वो हैना को भी वही दर्द दे रहे हैं। सैरा जॉर्डन को फोर्स करती है उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जहां उन्होंने 9 बच्चों की लाश छुपाए थे। पता चलता है ये वही ओल्ड फैक्ट्री है। तब तक पॉल भी वहां पहुंच चुका था। दोनों पेरेंट्स मिलकर अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं। उधर जॉर्डन जाता है उन बच्चों के कब्र के पास। उसे वहां हैना भी दिखती है। उसका शरीर फीका पड़ चुका था। 9 बच्चों की आत्मा उसे घेर कर खड़े थे। करीबन 500 साल पहले उन बच्चों के साथ जो हुआ था इन 9 के साथ भी तो ऑलमोस्ट सेम ही हुआ। ये भी तो जॉर्डन जैसे कैपिटलिस्ट का शिकार बने थे। सिविलाइजेशन की कीमत चुकानी पड़ी थी उनको, तो रिवेंज क्यों ना ले। जॉर्डन हैना को गोदी में उठा लेते हैं और सारे पॉइजन उसके शरीर में ट्रांसफर होने लगता है। जॉर्डन का शरीर धीरे धीरे मर्क्यूरी के पॉइजन से नम होने लगा था। काला पड़ चुका था उसका चेहरा। आखिरकार उसे भी वही दर्द महसूस हो रहा था जो इन बच्चों को मिला था। सैरा और पॉल भी वहां आ पहुंचे थे। अपने आंखों के सामने सब कुछ देख रहे थे। जब जॉर्डन और संभाल नहीं पाते तो हैना को उनके हाथ में सौंप कर वहीं पर गुजर जाते हैं। वो बच्चे तभी भी वहीं पर खड़े थे मगर उन्हें जस्टिस मिल चुका था तो वो हैना की जान वापस कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।
एट द फाइनल सीन हम देखते हैं सैरा और पॉल ने यहाँ पर बच्चों का एक स्कूल ओपन किया है। अभी और कोई बच्चा काम नहीं करता यहाँ पर, प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है उन्हें। अब शायद ये जगह एक्चुअल में सिविलाइज्ड होगी। द एंड। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।